आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पे। हम लोग जो बात कर रहे हैं संविधान के उद्देशिका पर, है ना। तो हम लोग देख लिए कल संविधान के उद्देशिका। अब उसके बारे में हम लोग एक एक करके करते हैं इसका डिटेल, है ना। देखते हैं क्या क्या है आगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे आइए देखते हैं, है ना, क्या क्या है जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए, हम लोग कल यहाँ तक जान चुके हैं अंबेडकर के शब्दों तक। अब हम लोगों को जानना है यहाँ ये प्रभुत्व संपन्न के बारे में। किसके बारे में? इस प्रभुत्व संपन्न के बारे में। तो आइए समझते हैं प्रभुत्व और संपन्न, है ना। देखिए क्या है कि इसमें जो दिया हुआ है प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने आप को सर्वोच्च स्वतंत्र शक्ति, यानी कहा जाए तो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है भारत के लोगों पर आ गया, यानी लोगों के लिए, ठीक है। इस पर किसी का जो है गुलामी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन गुलाम किया था इसको, है ना, तो उससे छुटकारा मिल चुका है। आइए देखते हैं आगे क्या है। यह किसी बाह्य शक्ति, यानी बाह्य शक्ति मतलब जैसे कोई दूसरा देश, है ना, इस पर अपना शक्ति स्थापित नहीं कर सकता, जैसे कोई दूसरा देश, ठीक है, से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। स्वतंत्र है, आजाद है और सर्वोच्च शक्ति है। कहा जाए मतलब बाहरी देशों से, है ना, यानी किसी भी बाह्य शक्ति से स्वतंत्र है, आजाद है, वह सर्वोच्च शक्ति इसके हाथ में है। किसके हाथ में? भारत के हाथ में, ठीक है। देश के अंदर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय, है ना, संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय, राज्य माने देश समझिए, जैसे भारत, है ना, निर्णय यानी सर्वोपरि होता है, ठीक है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, एक लड़का राज्य के बारे में नहीं समझ रहा था, बोला कि राज्य को सरल भाषा में समझाइए। तो मैं आपको साफ बता देता हूं कि अगर राजनीतिक विज्ञान, यानी राजनीतिक विज्ञान के विषय में अगर हम देखें तो किसी देश को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए वैसे देश या वैसे राज्य उसी को कहेंगे, है ना, जिसके ऊपर बाह्य शक्तियों का किसी भी प्रकार का, है ना, भारत देश की जो है अखंडता, प्रभुत्व जो है ना, इसको जो स्वतंत्रता है, इस पर किसी का शक्ति काम नहीं करेगा, अर्थात ये अपने सीमा के अंदर सर्वोच्च होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहूँ कि ये मान लीजिए भारत है ना, इस भारत के अंदर अगर छोटे छोटे राज्य हैं, तो क्या इस राज्य पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है? रहता है ना। इसलिए ये स्वतंत्र जो है अपने आप में नहीं, हालांकि सीमा तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव रहता है। बट भारत सरकार के ऊपर किसी देश का दबाव नहीं रहता है शासन करने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसलिए इसे राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या है? संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि कैसा होता है? सर्वोपरि होता है, यानी जो भी राज्य के निर्णय होगा वही क्या होगा? सर्वोपरि होगा, या जो देश का निर्णय होगा वही क्या होगा? सर्वोपरि होगा, है ना। क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। उसके पीछे क्या है? देश के सभी निवासियों की सहमति है। जैसे विदेश नीति, यानी विदेश का जो नीति होगा, यानी विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं
स्वतंत्र है। चाहे कोई भी नीति हो, विदेश नीति हो, आंतरिक नीति हो, लेकिन उस पर किसका राज्य होगा? जनता का राज्य होगा, स्वनियंत्रित होगा, स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र होगा। अर्थात जनता के द्वारा वो स्वयं नियंत्रित कर सकता है और स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है। उसने यानी उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा देश है ए, अब हमारे इस देश के ऊपर कोई शक्ति इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है ना। चलिए आगे। क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यानी भारत कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। कोई भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ठीक है। जो भी निर्णय लेना हो उस देश के अंदर के जो है जनता के द्वारा ही लिया जाएगा। यानी जनता के द्वारा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, जनता के प्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, ठीक है, सांसद और विधायक जो है ये सब, ठीक है, तो इनके द्वारा ही लिया जाएगा वो निर्णय। ठीक है। ये बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं। ठीक है। बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र है ये। यह कथन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो रहा था। इसलिए इस शब्द का प्रयोग भी किया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है या राज्य है। ठीक है। चलिए अब बात आता है यहाँ पे, देखिए, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, छत्तीसगढ़ की विधानसभा, मुख्यमंत्री, इनके किस यानी इनमें से किसके पास संप्रभुता है? कारण सहित बताइए। देखिए, संप्रभुता किसके पास है? ठीक है, भारत के लोगों के पास है। किसके पास है? भारत के लोगों के पास संप्रभुता है। संसद के पास संप्रभुता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब राष्ट्रपति के नियंत्रण में कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये सब मुख्यमंत्री, ये सब जो है, इस सब के नियंत्रण में प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आएंगे ये सब। ठीक है। तो यहाँ पे भारत के लोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, अब संसद के हिस्सा ही समझ लीजिए ये। ठीक है। तो ये भी होंगे। और क्यों होंगे? कारण सहित बताइए। देखिए, संसद में देखिए क्या है कि संसद ही पूरा का पूरा कानून बनाता है। और संसद में बैठते कौन है? इस जनता के लोग, यानी भारत के लोग। कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। ठीक है। उस संसद में भारत के लोग जब बैठते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जनता के लोग हैं और जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के लिए लेंगे। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय क्यों है? देखिए, अगर संसद किसी तरह से गलती करता है कानूनियन रूप से, संवैधानिक रूप से, तो सर्वोच्च न्यायालय संप्रभु है। यानी ये सर्वोच्च न्यायालय इसको नकार भी सकता है ना। ये दोनों कहा जाए एकदम बिल्कुल समतुल्य हैं, समान हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, अब ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति के बिना, है ना, किसके बिना? राष्ट्रपति के बिना हमारा जो है देश में, यानी सर्वप्रमुख है भारत का, ये प्रथम कहा जाता है कि नागरिक है ना। तो इनके साइन के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि संसद अगर चाह गई तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे। देखिए क्या है, कोई भी कानून अगर बनना है तो संसद पारित करके अगर दे दी तो राष्ट्रपति को मन लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा साइन, ठीक है, वापस भेज देगा। लेकिन अगर पुनः संसद वापस भेज देती है राष्ट्रपति के पास तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से तो ये संप्रभु इनके पास है। ठीक है। साफ सी बात कहा जाए, भारत के लोगों के पास, जनता के पास संसद
अब संसद किसकी है? उस जनता का है। सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए है? उस जनता के लिए है। राष्ट्रपति किसके लिए है? उस जनता के लिए। प्रधानमंत्री किन के लिए है? उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ एक राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, लेकिन उस देश के नियंत्रण में है, इसलिए संप्रभु नहीं होगा। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और ये मुख्यमंत्री भी संप्रभु नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अब जब देश के नियंत्रण में है, जब देश के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ प्रांत अगर या राज्य नियंत्रण में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब नियंत्रण में है। ठीक है, ऐसा क्लियर। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं, है ना। अब आइए देखते हैं समाजवादी। क्या? समाजवादी। अब ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया है कब? 1977 में। आइए देखते हैं, हमारा उद्देशिका में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। देखिए, यह अवधारणा 1977 में जोड़ी गई थी। यह अवधारणा कब जोड़ी गई थी? समाजवादी। हालांकि पहले से था, लेकिन ये मूल संविधान में जोड़ा, जैसे उद्देशिका में जोड़ा नहीं गया था। मूल संविधान में तो था, लेकिन उद्देशिका में जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, तो ये 1977 में जोड़ दिया गया। ठीक, इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों को, यानी भारत अपने समस्त, यानी जो भारत हमारा देश है, वहां के समस्त नागरिक, यानी समस्त आम जनता, समस्त नागरिक के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में किया जाएगा। ठीक है, इसलिए समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। देखिए क्या है, आज भी भारत सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से असमानताओं को यहाँ पे दूर करने के लिए इसे जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी आपको ये असमानताएं दिखेंगे। बट देखिए क्या है, ये कानूनन रूप से कहा जाए तो ये जो है असमानताएं नहीं है। देखिए, जाति व्यवस्था में असमानताएं, ठीक है, धर्म संप्रदाय, अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले, उसके आधार पर विभिन्नता मिलते हैं। ठीक है, लोगों का खान पान, रहन सहन। अब देखिए बात करिए, अगर मान लीजिए इधर भारत के उत्तर भारत में हम बात करें, यूपी साइड में, तो उधर भोजपुरिया बोल रहे हैं, वहाँ का खान पान अलग है ना। थोड़ा उत्तर प्रदेश वाले लोग थोड़ा ज़्यादा गेहूं वगैरह का उत्पादन करते हैं और वहाँ पे रोटी ज़्यादा खाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बात करिए, छत्तीसगढ़ में खूब ज़्यादा चावल खाएंगे धमाधम, है ना। इसलिए यहाँ पे जो है चावल खाने का प्रकृति खान पान में थोड़ा सा वहाँ का और यहाँ का डिफरेंट है ना। देखिए, अब रही बात है कि यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह की जो है विविधताएं मिलेंगे, है ना आपको। अब इस विविधता को कानूनियन रूप से संवैधानिक रूप से क्या कर दिया गया? असमानताओं को दूर किया गया। कहा गया कि चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन संविधान के रूप से उस धर्म को जो है समान मानेगा, किसी धर्म को ऊपर नीचे नहीं, या किसी भी धर्म के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक रूप से भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसा भी हो, उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट आर्थिक रूप से जो असमानता है वो तो अभी दूर बिल्कुल ही नहीं हुआ है। और रही बात है कि आर्थिक रूप से अगर असमानता है, तो आर्थिक रूप का जो असमानता, यही असमानता समाज में एक असमान व्यवस्था प्रकट किया है। कहा जाए, देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो उसके घर का जो है, जिसके घर में पैसा पर्याप्त है, तो वहाँ का खान पान, रहन सहन एकदम बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा एक वैसे गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के बीच में। तो क्या है, समाज को वही आर्थिक व्यवस्था ही तो अलग किया है कि नहीं? यही है, बाकी और कुछ है नहीं। अगर पैसा उसके पास भी न रहे, वो भी एक वैसे ही सामान्य इंसान टाइप का वो भी हो जाए, तो उसमें और उसमें कोई फर्क है क्या?
नहीं है, बट पैसे की बात है, लेकिन कानूनन रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। इससे ये नहीं है कि पैसा जिसके पास है वो बहुत बड़ा चीज़ है और उसके लिए कानून का कोई जो है नियम नहीं है। जैसे देखिए क्या है, अगर वो गलती किया है तो सज़ा वो भी भुगतेगा। अगर कहा जाए कि अगर प्रधानमंत्री गड़बड़ किया है तो प्रधानमंत्री भी उस न्यायालय में पेशी जाएगा और एक आम आदमी भी जाएगा, ठीक है। सेम आम आदमी और एक प्रधानमंत्री दोनों को वहाँ पे समान परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। आइए देखते हैं अब आगे पंथ निरपेक्ष। आइए जानते हैं पंथ निरपेक्ष यानी धर्म की निरपेक्षता। देखिए क्या है, भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा। कह दिया ना कि भारत यानी जो भारत देश है या भारत राज्य है वो किसी धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा, है ना। धर्म या पंथ यानी संप्रदाय, ठीक है, होगा, और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं व कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी या स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सामान्यतया किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, मगर जहां सार्वजनिक शांति व्यवस्था या नैतिकता या स्वास्थ्य प्रभावित होता है वहां राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा। अब सती प्रथा देखिए कि अगर मान लीजिए पहले होता यह था कि अगर पति का डेथ हो गया, किसका, अगर पति का डेथ हो गया तो उनकी वाइफ को भी उनके साथ जलाया जाता था। ये सती प्रथा का नियम था कि अगर पति का डेथ हो गया तो पत्नी को भी उस पति के साथ जलाया जाएगा। कहा जाता है कि नहीं ये दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। ये उस समय का परंपरा था, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन समस्या यह था कि अगर पत्नी डेथ कर जाती तो पति को नहीं जलाया जाता था। अब देख लो ये कैसा विडंबना था, है ना। तो ये बताइए कि जब पति डेथ कर गया तो पत्नी को जलाया जाता था साथ में। तो मेरा कहना यह है कि जब पत्नी डेथ करते थे तो पति को क्यों नहीं जलाया जाता था। क्या पति पत्नी के साथ नहीं रहती है, नहीं रहता। पत्नी डेथ कर गई तो पति दूसरा पत्नी लेके आ जाएगा, ऐसा। तो इसे जो है दूर किया गया। उसके बाद क्या है, नरबली प्रथा। देखिए सती प्रथा में क्या हुआ, निजता का नहीं हुआ कि अगर भाई जो मरने वाला था वो तो मर गया, तो ये जो आदमी जिंदा है उसे क्यों जो है जलाया जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि नहीं, पति अगर डेथ कर जाता है तो पत्नी को नहीं जलाया जाएगा, ठीक है। इसे समाप्त कर दिया गया। अब आगे आइए नरबली प्रथा। नरबली प्रथा जो दिया जाता था, क्या होता था कि विवाह, नरबली प्रथा या विवाह की उम्र आदि में सरकार कानून बना सकती है। नरबली प्रथा, अब देखिए क्या है, कहीं पूजा पाठ होता है कोई मंदिर में जो है नर बलि यानी जो है वहाँ पे मनुष्य को चढ़ाया जाता था, उनका जो है कत्ल किया जाता था। आज भी देखिए कि कहीं कहीं पे, कहीं कहीं क्या बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे कि लोग जो है बकरा काट रहे हैं, है ना, बकरा काट रहे हैं, तो कहीं पे जो है मुर्गा काट रहे हैं, कहीं पे अन्य अन्य जो है पशु भी काट देते हैं, है ना, सुअर काट देते हैं। मतलब कई तरह की ऐसे, है ना, परंपरा है जो कि ये मंदिरों में चढ़ाने के लिए, ठीक है,
कई जगहों पर ऐसा किया जाता है, जो कि इस पर वो जो है सरकार बिल्कुल कानून बना सकती है और इसे हटा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, भारतीय समाज के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह भी अर्थ निकाला जाता है कि एक बहुधर्मी व बहुपंथी देश, एक बहुधर्मी व बहुपंथी देश के नागरिक होने के नाते वे सभी धर्मों व आस्थाओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे। अपने धर्म का प्रचार करते समय या किसी भी धर्म की विवेचना करते समय दूसरे धर्म के प्रति आदर का भाव रखेंगे, है ना, और किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखेंगे। ये हमारा संविधान में व्यवस्था किया गया है और बेकायदे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन भी होगा, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आता है ना पेपर में, वार्षिक पेपर में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती है, निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। क्या करती है? चुनती है ना, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि मतलब विधायक भाई, और कुछ नहीं, है ना, ध्यान बस ये रखना है। सार्वभौमिक का मतलब क्या? सार्वभौमिक मतलब सभी वयस्क लोग, यानी जो 18 वर्ष प्राप्त कर लिए हैं वो जो है मत डालेंगे, अर्थात अपना वोट डालेंगे और अपना सरकार चुनेंगे। ये उनके पास अपना अधिकार होता है। माध्यम से क्या करेगा? जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगा या नियुक्ति करेगा। ठीक है, चलिए आगे। और जनप्रतिनिधि अर्थात जो जनता का जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है, कानून के अनुसार उत्तरदायीपूर्ण कार्य करते हैं। कानून के अनुसार उत्तरदायीपूर्ण यानी जो जो काम किए हैं, जनता अगर पूछ रही कि ये बताइए 5 साल में आपने क्या क्या किया, तो पूर्ण रूप से क्या होगा? उत्तरदायी होगा कि हमने ये काम किया। और कौन कौन सा काम अगर पूछेगी ये काम नहीं हुआ जनता, तो क्यों नहीं हुआ, ये इसका उत्तर देगा। अगर नहीं दे पाया तो अगले बार इसे चुनेंगे ही नहीं। जनता भी कम चालाक थोड़ी है, पहले जैसा थोड़ी हो गया कि नहीं यार कोई शासन बन जाए हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता फैलते जा रहे हैं, और जागरूकता फैलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए वो जो सरकार है वो कहीं अलग से बन के थोड़ी आया, वो जनता के लिए बना है। साफ सी बात संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो किसके लिए है? उस जनता के लिए है। अगर जनता चाहे तो सरकार को जो है गिरा भी सकती है, सरकार को बना भी सकती है। कौन? जनता। ठीक है, तो जनता के पास संपूर्ण शक्ति है। साफ सी बात है, जनता को ये अधिकार बनता है कि अपना प्रतिनिधि से पूछ सकता है कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली, हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है बहुत सारे दल। जैसे मान लीजिए बीजेपी का दल है, बीजेपी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस का पार्टी, ठीक है, इसी तरह सापा, है ना, बसपा, ठीक है, आप पार्टी। भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग दल बहुदलीय। अब देखिए बहुदलीय होने का कारण क्या है कि भाई कम से कम जनता के पास एक ऑप्शन तो रहे कि अगर कोई व्यक्ति एक ही अगर पार्टी में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक पार्टी में हो गया तो तानाशाह टाइप का शासन करेगा। कोई जनता कुछ कहता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी है। तो ऐसा पार्टी नहीं, यहाँ बहुदलीय है। अब वो बहुदलीय होने का रीजन ये रहता है, इससे फायदा भी रहता है जनता को कि भाई अगर ये पार्टी नंबर ए है, ए पार्टी अगर काम नहीं करता है तो बी पार्टी काम करेगा। कोई बात नहीं, इस बार ए पार्टी बन गया, ए पार्टी को हटाओ, बी पार्टी को लाओ, है ना।
तो इस तरह से बदलने का एक ऑप्शन रहता है जनता के पास। ठीक है, विधि अर्थात कानून है ना, कानून या शासन स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका यानी न्याय करने वाला जो पालिका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, इस तरह से। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रहेगा और निष्पक्ष न्यायपालिका यानी निष्पक्ष रूप से वो न्याय करेगा, और जनता और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र है ना, मीडिया वाला स्वतंत्र रूप से समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक हैं। ठीक है, वह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो, जनता की जन भागीदारी कहने का मतलब जनता की उसमें क्या हो, शासन प्रशासन में यानी शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जनता का भागीदारी हो, मौजूदगी हो, यही कहलाता है लोकतंत्र। ठीक है, तो ये रहा आपका लोकतंत्र। ठीक है, जहाँ पे जनता का संपूर्ण रूप से क्या हो, भागीदारी हो, जनता से भी पूछा जाए, जनता की आकांक्षा के आधार पर काम किया जाए। एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ कि अगर जनता को जरूरत है, मान लीजिए ये इतना बड़ा देश है, इस देश की यहाँ की जनता का और यहाँ की भी जनता का और यहाँ की भी जनता का जरूरत है कि नहीं हमारे यहाँ जो है व्यवस्था किया जाए रोड का, तो ये रोड का व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ बिजली का, बिजली नहीं है तो बिजली का व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ पानी की व्यवस्था किया जाएगा। इसी तरह से सभी जो है राज्यों को सुविधा उपलब्ध कराना, किसके लिए, उस जनता के कल्याण के लिए, है ना। अब देखिए रोड बन जाएगा तो जनता इस रोड के माध्यम से मार्केट तक जाएगा, मार्केट में क्या लेकर जाएगा, अपना सामान वस्तु लेकर जाएगा, बेचने के लिए जाएगा, मार्केट में जाएगा, सामान लेने के लिए जाएगा, तो कई तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं ना। आइए आगे देखते हैं गणराज्य में। गणराज्य में देखिए, गणराज्य यानी वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख, वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, जैसे वंशानुगत कहा जाए, मान लीजिए आपके दादा राष्ट्रपति थे, तो अब आपके दादा जो राष्ट्रपति थे, तो दादा जो है अगर मृत्यु हो गया दादा का, तो अब आपके पापा बनेंगे, है ना, और आपके पापा का अगर मृत्यु हो जाता है तो आप बनेंगे। इस तरह से वंश वाइज वंश ऐसे परंपरा वाइज आता जाता है, उससे जो है वैसा राष्ट्रपति को वंशानुगत राष्ट्रपति कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में है, कहाँ है, ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में वंशानुगत राष्ट्रपति हैं अभी भी। ठीक है, तो हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ बेकायदे चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है, वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, वह गणराज्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। गणराज्य मतलब गण माने जनता और राज्य माने उस राज्य की जनता, यानी जनता के लोग, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा इसे चुना जाता है। किसके द्वारा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। टोटल लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के यानी सॉरी ये विधानसभा के विधायक, ये सब मिलकर के इसे चुनते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान है ना, ब्रिटेन जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत यानी राज परिवार का मुखिया होता है। अतः वहां लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं है। ठीक है, कहाँ, जापान ब्रिटेन में। ठीक है, वे संवैधानिक राजशाही हैं। वे क्या हैं, संवैधानिक राजशाही हैं। गणराज्य में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संवैधानिक
अतः वहां लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं है, तो वे संवैधानिक राजशाही हैं, संवैधानिक राजशाही है, ध्यान रखना है मैंने, संवैधानिक राजशाही यानी संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। गणराज्य में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति और ये हम सब नागरिक, ठीक है, समान होते हैं। जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जिसे पूरी तरह कहा जाए स्वतंत्र, उसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो। जितने भी संसाधन है, लोहा है, कोयला है, जितने भी खनिज हैं, है ना, वनस्पति है, भूमि है, ये सब का उपयोग सार्वजनिक रूप से होगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, में हो, और असमानता न हो, समाजवादी व्यवस्था हो, जो किसी धर्म पर आधारित न हो, पंथ निरपेक्ष पर आधारित न हो, यानी किसी एक धर्म पर न हो, है ना, यानी पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था हो, बिल्कुल सभी धर्म समान, जिसमें शासन लोगों की इच्छा अनुसार चले। शासन किसके अनुसार चले? लोग अर्थात जनता के इच्छा अनुसार चले, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुसार चले। जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत न हो, वो क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। जिस यानी इसके बाद यह बताया गया है कि यह राज्य हमने किस लिए बनाया, उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता दिलाने तथा उनके बीच बंधुत्व या भाईचारा मजबूत करने के लिए। ठीक है, मजबूत करने के लिए। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों को आप लिख लेंगे, लोकतंत्र और गणराज्य से क्या तात्पर्य है, ऐसा। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों। हाँ देखिए, मैं एक बात कहने के लिए भूल जा रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को कल उद्देशिका के लिए वीडियो बना करके हम बेकायदे जो है बोले थे कि डालेंगे। जैसे एक दो बच्चे डाले हैं, 2-3 बच्चे डाले हैं, जैसे राहुल मरावी डाला हुआ है ना, इधर श्वेता रश्मि बाला कुजूर डाली है, और इधर एक और लड़की रेशम पटेल डाली है। बाकी लोग क्यों नहीं, आप बेकायदे तैयारी करिए, याद करिए और उसे बेकायदे वीडियो बना करके डालिए, ताकि पता चले कि हाँ आप याद भी कर रहे हैं, है ना। ऑडियो नहीं, बेकायदे वीडियो बना के डालिए, ताकि आप एकदम बिल्कुल दिखे कि आप ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आगे किताब ऐसे रख करके देख करके बोल रहे हैं, नो, वैसा नहीं। देखिए, एक ईमानदारी का काम में अलग ही बात होता है। ठीक है, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। आप को कम से कम लोकतंत्र का अपना तो है पूरी एक मुख्य पत्र तो याद है, जो कि उस पर पूरा संविधान टिका हुआ है ना। तो इसलिए आप याद करिए, बिल्कुल शर्माइए मत। ये अगर इस आधुनिक युग में अगर शर्मा रहे हैं ये सब काम करने में, तो फिर ये बेकार है ना। बिल्कुल निसंकोच हो करके और आप उस पर काम करिए। ठीक है, सभी लोग जो है बेकायदे वीडियो रिकॉर्ड करके और आप भेजें, और ईमानदारी पूर्वक याद हो जाए तो तुरंत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक आगे रख लिए हैं और उसको पढ़ के सुना दे, नो, वैसा नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों। और देखिए क्या है कि ये क्लास को जो है डेली सुनते रहें।